नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अचानक के क्या हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न और बैक गियर में क्यों लग गए? यही डोनाल्ड ट्रंप थे जो डेड इकोनॉमी बता रहे थे और यही अमेरिकी शासन प्रशासन के अंग थे, चाहे पीटर नवारो हों, बेसेंट हों या इनके दूसरे आर्थिक सलाहकार हों, जो भारत को तरह-तरह की धमकियाँ दे रहे थे। हालाँकि हम अपने प्रोग्राम में पहले भी कह चुके और हमारे एक्सपर्ट भी इस बात को कहते रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीका है। पहले इतना प्रेशर बढ़ाओ कि सामने वाला वार्ता की टेबल पर आने के लिए मजबूर हो जाए और जहाँ तक आप उसको लाना चाहते हैं, वहाँ तक आने के लिए तैयार हो जाए और उसके बाद डील को फाइनल कर दो। लेकिन क्या थोड़ा-सा ये चूक गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बदले हुए इस भारत को आँकने में? क्योंकि इस बीच भारत की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेप लिए गए, जिससे वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, इनके सलाहकार मंडली में एक हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो खींचतान चल रही है, इसमें बात टूट ही जाए और इतनी बड़ी आबादी, इतना संभावनाओं वाला देश, वो आपके हाथ से ही निकल जाए। क्योंकि भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने वो सारे विकल्प तलाश करने शुरू कर दिए थे, जहाँ से जितना हम अमेरिका से ट्रेड करते हैं, यानी एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, उतना हम दूसरे देशों को करें। थोड़ा-सा झटका ज़रूर हमारे उत्पादकों को लगा, कुछ नौकरियों पर भी बात आई, लेकिन ऐसा लगा कि अगले 6 महीने में हम भरपाई कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ है? केवल जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके बधाई नहीं दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे पहले तो उनकी तरफ से मैसेज आने शुरू हो गए थे। जिस भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उसको ग्रेट कंट्री बताने लगे। नरेंद्र मोदी को बहुत प्रिय फिर से दोस्त बताने लगे। तो ये क्या हुआ है अचानक, इस पर ज़रा चर्चा करेंगे। कुछ खबरें पाकिस्तान के हवाले से भी आ रही हैं, जो ये शो करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी दावे कर रहे थे सीज़ फायर को लेकर के, अपनी भूमिका को लेकर के, और इसके बावजूद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर के कह दिया था, उनकी तरफ से दावे बंद नहीं हो रहे थे। अब तो खैर उनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिला, उसकी कोई संभावना भी नहीं थी और ऐसा भी आज तक नहीं हुआ कि किसी ने अपने मुँह से माँगा हो कह कर के और व्हाइट हाउस उसमें लग गया हो। तो ये क्या स्थिति बनाई है और क्या ट्रस्ट बहाल होगा दोनों देशों के बीच में और क्या ट्रेड डील सिरे चढ़ेगी? और अगर चढ़ेगी तो जो ये 50% टैरिफ थोप रखा है भारत पर, इसका क्या होगा? ज़रा इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं आपके सुपरिचित रक्षा सुरक्षा मामलों के, जियोपॉलिटिकल मामलों के विशेषज्ञ कर्नल अजय रैना साहब। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद ओमकार जी। नमस्कार सबको। अजय जी, बहुत स्वागत है। अजय जी, हुआ क्या है? अचानक बैक गियर में क्यों लगे हैं? फिर से इंडिया ग्रेट कंट्री और नरेंद्र मोदी वेरी गुड फ्रेंड क्यों लगने लगा डोनाल्ड ट्रंप को? इसको समझने के लिए मैं आपको भी थोड़ी देर के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति नियुक्त करता हूँ ओमकार जी, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। जनवरी का महीना है 2025 का, आप सौगंध लेने वाले हैं और आपके सामने क्या है? एक टूटी इकोनॉमी जिसमें $35 ट्रिलियन जो बढ़ के $37 ट्रिलियन हो गया है, वो कर्ज है।
और यूक्रेन में आपने $300 बिलियन खर्च कर दिए बिना कुछ वापस लिए। और अंदर जो देश के अंदर जो खुली घुसपैठ आपका प्रेडिसेसर करवा के गया, गेट खोल दिए उसने, बोला जिसको आना हो, उसमें जिहादी भी आए, मैक्सिकन भी आए, अफ्रीकन भी आए, सारे आए। तो अब आप क्या करेंगे? और जी। मैं अपने आप को 2013 में एंड में का 2014 का प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ भारत का, जब हमें भी ऐसी ही इकोनॉमी मिली थी, जो बीमारू इकोनॉमी जिसको कहते थे, 5 बीमारू इकोनॉमी में थी। आज हम टॉप 5 में हैं। तो यहाँ फ़र्क आता है कि आपकी जो समझ, मैच्योरिटी, और जिसको हम ये भी कहते हैं कि आपकी सिविलाइजेशनल, जो आपकी सभ्यता का, जो आपकी जीन्स के अंदर डीएनए में होता है, उसका फ़र्क नज़र आता है। सही। इधर एक प्राइम मिनिस्टर था जो एक प्रचारक के रूप से शुरू हुआ, हिमालय से लेके केरला तक हर जगह चप्पल पहन के घूमा, झोला लगा के घूमा, फिर सीएम बना, वहाँ पे भी क्या कुछ हुआ हम सब जानते हैं। टर्न अराउंड किया गुजरात का उन्होंने, और उन्होंने फिर देश की बागडोर संभाली। और उस तरफ आप हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, आपका बड़ा रंगीन पास्ट है, आपकी फाइल्स इतनी ज़्यादा हैं आपके प्रतिद्वंदियों के पास, और आपके प्रतिद्वंदी आपकी डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास आपकी फाइल्स हैं। तो आपको वो एक प्रेशर भी है, आपका पास्ट क्लियर नहीं है, और जो मैंने बाकी बताई स्थिति अंदर की बाहर की बहुत। तो आपने क्या किया? आपने देखा भाई, अंदर तो मैं मागा मागा का नारा लगा लेता हूँ, जितना हो गया तो चल जाएगा, थोड़ा सा उठा के बाहर फेंकते हैं जो घुसपैठी जो सो कॉल्ड इलीगल हैं। और बाकी जो मेन चैलेंज, क्योंकि अब सुपर पावर है, आप में और मेरे में फ़र्क है कि मैं तो छोटा सा देश हूँ, नॉर्मल सा अपकमिंग, आज से 10 साल पहले। आप सुपर पावर है, आपने दुनिया को कंट्रोल करना है। तो उस कंट्रोल में आपको सामने 3 चैलेंजर दिख रहे हैं। एक तो रशिया है जिसके साथ आप भिड़े पड़े हो और वो नेटो की पिटाई कर रहा है अकेले। चाइना है जो आपका प्रतिद्वंदी बन चुका है, आपने बनाया खुद, लेकिन बन चुका है। और तीसरा है भारत है, जो आज तो दोस्त है, लेकिन 10 साल के बाद वो भी प्रतिद्वंदी बन जाएगा। बिल्कुल। अब करें करें तो क्या करें सर? आपने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं 24 घंटे के अंदर यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा, वो रुकी नहीं। मैं गाजा का सीज फायर करवा दूंगा, होस्टेज वापस नहीं आए तो मैं गाजा की ऐसी की तैसी कर दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आपने कहा चलो ऐसे करते हैं, ये तो चीज़ें काबू नहीं आ रही, एक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में प्रॉब्लम यह है कि जो 3 प्रतिद्वंदी हैं, भारत, रूस और रशिया, वो जिसको कहते हैं कि रीसेट, ग्लोबल रीसेट, जो ईस्ट की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ आ रहा है, वो वहाँ के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। रशिया और भारत पहले दोस्त हैं। चाइना और भारत का खटपट थी, लेकिन आपकी स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले ही भारत और चाइना ने भी हाथ मिला लिया और बॉर्डर से फौजें हटा ली। इसलिए आप जब प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने हो, तो आपको बनते ही भारत के साथ थोड़े से शिकवे होने लगे। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे साथ फरवरी में, वो कुछ ज़्यादा खुशी वाली, वो जो हाउडी मोडी की तरह, उसमें कोई गर्मजोशी नजर नहीं आई। बिल्कुल। और मैंने भी अपने हिसाब से क्या किया कि मैंने भी पहले ही पता था कि आप क्या करोगे तो मैंने भी ऑल्टरनेट मार्केट्स, अफ्रीका की मार्केट, छोटी मोटी जगह पे ना सिर्फ सामान बेचना, जहाँ से हमने सामान खरीदना है, तेल, गोल्ड, उसका भी जुगाड़ करना शुरू कर दिया। आपने बीच में मेरे को बुलाया भी, मैं कनाडा में था, मैंने बोला मैं नहीं आता। तो अब आप क्या करोगे? तीनों को आप लड़ नहीं सकते। जब एक ने ही 35 को अकेले पीट दिया रशिया ने, तो मिलिटरली तो क्लियर है कि आप तीनों को इकट्ठा नहीं लड़ सकते। इनफैक्ट आप जी। किसी से भी नहीं लड़ सकते। आज अमेरिका का ये हाल है। तो क्या करेंगे? आपके सामने आपको जो रात को नींद आते हुए डर लगता है, उसका नाम है ब्रिक्स। और आप बहुत बार बोल चुके हो ब्रिक्स खतरा है, डॉलर को तोड़ देगा। तो आपको लगता है यार इन तीनों में ना भारत मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है, और इसको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और ये सच है, अगर हमें प्रोग्रेस करना है उस ग्राफ 2047 के हिसाब से, तो हमें हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए जो आपके पास है। तो आपने कहा ऐसे करता हूं, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। इसके टूटने से क्या होगा? ब्रिक्स तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि रशिया इकोनॉमिक पावर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, छोटी सी इकोनॉमी है, मिलिट्री पावर है। जी। और जी। चाइना को हम देख लेंगे। तो आपने लो हैंगिंग फ्रूट जिसको कहते हैं, पेड़ का सबसे नीचे जो पका हुआ आम दिखा, वो भारत दिखा। उसके ऊपर 2 बड़े आम थे, जो बोला मैं एक एक करके टैकल करता हूँ। बिल्कुल सही किया आपने, कोई गलत नहीं है। अब हमें यहाँ बैठ के लगा कि आप थोड़ा-सा ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज़ आप बोलते बहुत हैं, आप ट्विटर पे कुछ लिख देते हैं, कभी आपके जो जैसे आपके एडवाइज़र्स हैं, वो मुँह खोल देते हैं, जो नहीं खोलना चाहिए, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है।
मगर इस पागलपन में एक मेथड था आपका। आपने पहले ये डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की कि भारत को ब्रिक्स से तोड़ूं। उसके लिए आपने चाइना को कहा आप ऐसा करो 90 डेज और आपकी बाद में देखेंगे, आप चलो आप तेल वेल खरीदो, आप भारत से ज्यादा खरीदो, हमें आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो चाइना के सामने खड़ा हो गया, कहता नहीं, आप मुझे आपकी इस 90 दिन की डील का कोई वो नहीं है, जो लगाना लगाओ। रशिया आपको बोलने लगा कि भारत और चाइना इतनी बड़ी कंट्रीज हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज ठीक करनी पड़ेगी, तो वहां से आना शुरू हो गया। पर हमने क्या किया अपनी संस्कृति का करते हुए कि हमने आपके आगे वो बदतमीजी नहीं की जो आप लोगों ने हमारे साथ की। और बिल्कुल। आपने मुझे उस बदतमीजी के दौर में भी आपने मुझे 2 बार दोस्त कहा, मैंने आपका फोन नहीं उठाया, बात अलग है। तो वो प्लान हो गया फेल, क्योंकि आपका जो फर्स्ट प्लान था डिवाइड एंड रूल वो नहीं हो पाया। फिर आप दूसरे प्लान पे आए, वो था भारत के अंदर रजीम चेंज, वो तो हो नहीं सकती, गड़बड़ी। तो आपने वोट चोरी, फिर हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं हमारे घर के बेदी, इन्होंने उठ के आपके एडवाइजर को बोला कि ब्राह्मणों का नाम ले लो, ब्राह्मण तेल पीते हैं। तो ये आपने सब गन मचाया। उस टाइम के आपके जो पालतू कुत्ते थे वो ज्यादा भौंकने लगे, आप पीछे हो गए, क्योंकि आपको शायद समझाया गया कि यार थोड़ा ज्यादा प्रेसिडेंट हो, थोड़ा चुप रहो, तो ये बोलने लगे बाकी जो 3-4 है। कुछ नहीं हुआ। तो आप थर्ड प्लान पे आ गए। ये सारा प्लान था आपका, ऐसा नहीं था कि जैसे हम देखने में ऐसा लगता होगा किसी को कि मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, फोन नहीं उठाया, आगे से स्पाइन सीधी रखी, वो तो रखी, कोई डाउट ही नहीं है। तो आप हड़बड़ा गए और आपने बोला यू टर्न मारा। आप एक सुपर पावर है। आप जब कोई प्लान करते हो तो आप 4-5-6 प्लान ABCDE बना के जाते हो। और मेरी बात आप ये भी मानिए ओमकार जी, अब अभी आप ओमकार और मैं अजय बन जाता हूँ, वापस अपने जी रोल में जी। आ जाते हैं कि जब सुपर पावर अगर अभी भी अगर कुछ खटपट हुई तो कोई और प्लान भी होगा। जो नंबर 2 प्लान था उसमें पाकिस्तान का भी एक रोल था, जो 1 और 2 दोनों में कॉमन था। डिवाइड एंड रूल में प्रेशर डालने के लिए भी था, और जब भारत ने माना, और उसमें आपका अपना इंटरेस्ट भी था कि हमारे ट्रंप ने अपना बिजनेस का और क्रिप्टो का और रेयर अर्थ का वो सारा कर लिया। तो ये कहना कि बिल्कुल ही यू टर्न मारा, हाँ यू टर्न दिखता है, लेकिन ये प्लान था कि ये काम नहीं करेगा तो ये करेंगे, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं। आपने ग्राउंड पे कभी एज ए पॉलिटिशियन पैदल चल के काम नहीं किया। आपका जो पहला टर्म था उसमें तो ट्रंप को ये नहीं पता था उसके स्टाफ में कौन है, रोज बदल देता, तो इसको निकालो उसको लाओ, इसको निकालो उसको लाओ, इसकी फाइल खोल दो। तो और किस बार आप आए पैसे कमाने के तरीके, देश के लिए नहीं, अपने लिए। अभी पिछले 6-7 महीने में $8 बिलियन कमा चुका है ट्रंप और ट्रंप की फैमिली। तो ये जो स्थिति बनी उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, बाकी सब ठीक था, ये प्लान बिल्कुल सही चल रहे थे। आज हाथ मिलाते सब ठीक हो जाता, हम भी भूल-भाल जाते थोड़ी देर के बाद। इन्होंने बीच में पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा लिया। जी जी। अब पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाने का मतलब ये है कि जितना मर्जी हमें जफ्फी डाले, हमारे दोनों के सीने नहीं जुड़ेंगे, बीच में पाकिस्तान है। तो आप बताइए क्या होगा इसका? तो मेरे को ये लगता है कि जब तक ट्रंप रहेगा हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। ठीक हो जाएंगे, बिजनेस चल पड़ेगा, हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं ट्रेड 50-25, मेरी एक्सपेक्टेशन है 17-18% पे जाके रुक जाए, वो सब हो सकता है। लेकिन जब पाकिस्तान जो आपने इंसर्ट कर दिया ना, गोद में बिठा लिया, तो उसमें आपकी कोई भी जो एम्ब्रेस करना चाहते हो, आप हमें गले लगाना चाहते हो, उसके बीच में एक हर्डल बन गई। तो जब तक ट्रंप है तब तक हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। लेकिन हमारे साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करना अमेरिका की रिक्वायरमेंट है, वो उसकी ज़रूरत है, हमारे पे एहसान नहीं करेगा। तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आपने जनरल जिया को उड़ाया, आप मुनीर को उड़ाओ। और तीसरा तरीका जो मुझे लगता है ज़्यादा पॉसिबल है वो ये है कि एक्चुअली सिंसियरली ट्रंप अभी मिलेगा UNGA के, जब जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, वहाँ की मीटिंग होगी न्यूयॉर्क में, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का सौदा हो जाए। सौदा इन द सेंस कि फिर हमें बोला जाए कि आप ऑपरेशन सिंदूर शुरू करो और पाकिस्तान का नक्शा बदल दो। क्योंकि जो उनको पाकिस्तान से मिलना था ना, जो उन्होंने कोशिश की वो तो मिली नहीं, उन्होंने चाइना को रोक लिया, दैट्स इट। बलोचों ने उनको वहां से काम करने नहीं देना, जितने मर्जी एग्रीमेंट कर ले, उनको भी पता है अमेरिकन फौजी वहां आ नहीं सकते, बिकॉज एक फौजी किसी गोली लगी अमेरिका की तो ट्रंप के घर में रुकना मुश्किल हो जाएगा। चाइना की तरह नहीं है कि जो आए मरे और चले गए, PLA के, सो ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जो थर्ड पॉसिबिलिटी है कि अगर उनको पैचअप करना, बिकॉज भारत अभी मानेगा नहीं। अब भारत जी ये नहीं मानेगा कि आप करते थे पाकिस्तान को शुरू से, तो चोरी छुपे सब करते थे ना। आप एक डिक्टेटर को जिसका प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है उसको अपने लंच टेबल में बैठ के खाना तो नहीं खिलाते थे ना कभी। अभी वो अपने प्राइम मिनिस्टर को लेके आपको मिलने आ रहा है दोबारा।
तो ये कहीं ट्रेड ऑफ होगा। और जब देशों की बात होती है तो एक दो जनरलों का मरना, एक आधी कंट्री का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अनसर्टन एक टाइम आगे आ रहा है जिसमें हम कदम रखने जा रहे हैं ओमकार जी। जैसे आपने कहा कि अगर कुछ नहीं होता या नॉर्मलाइजेशन नहीं आती, 6 महीने का हमें, क्योंकि देखिए इधर ट्रंप ने सो कॉल्ड यू टर्न मारा, लेकिन भारत ने वो अपना एक कंसोलिडेशन फंड 22,000 करोड़ रुपए का खोल दिया कि जो जी। इंडस्ट्रीज से इम्पैक्ट हुआ, जिसके आप कह रहे हैं कि जिनके जॉब्स पे फर्क पड़ा है, जिनकी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा है, तो उनको सहारा देने के लिए सरकार को अभी भी अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है। तो वो एक पैरेलल स्टेप चल रहा है। गुड थिंग ये है कि जब सब ठीक हो जाएगा ट्रेड, बाकी तो मैंने कहा जब तक बीच में पाकिस्तान है हम हमसे नॉर्मल नहीं होंगे। ट्रेड जब ठीक हो जाएगा, चाहे वो 18% पे 20% पे जहां भी रुकते हैं, तब तक भारत के पास एक और मार्केट खुल जाएगी जो हमने खोलने की कोशिश की जब अमेरिका में आंखें दिखाने लगा। रशिया ने कहा आप हमारे पास बेचिए, चाइना ने कहा हमारे पास बेचिए। रशिया से हम हर चीज खरीदते थे, तेल खरीद कर उनको अपनी इंडियन करेंसी दे रहे हैं। उन वो बेचारे हमसे कुछ नहीं खरीदते थे, तो उनको नोटों का ढेर लग गया कागजों में। वो बोले करेंगे क्या इंडियन करेंसी। तो अभी उनको वो, जब हमारी आइटम्स वहां जाएंगी एक्सपोर्ट हो गए, तो उनकी हमारी करेंसी जो उसके पास उनके पास पड़ी है पेपर पे, वो वापस आनी शुरू हो जाएगी। फिर हमने एक वो टाई अप कर लिया कि ओके नेक्स्ट परचेज जो अब तेल का होगा भारत का रशिया से, वो यूएई के करेंसी में होगा, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो नई मार्केट्स खुली जहां तक हमने आज तक पेनिट्रेट करने की कोशिश नहीं की थी, इन मार्केट्स को, और यूएस की मार्केट फिर खुल जाए, तो आप ये सोचिए कि जिस इंडस्ट्री को अभी ठेस लगी है आज, वो 6 महीने के बाद, जैसे आपने कहा, उसका पोटेंशियल देखिए, वो क्या, उसकी मशीनें कितनी स्पीड से दौड़ेंगी। तो मुझे लग रहा है कि एक दुनिया में टर्बुलेंस का टाइम है, कुछ कुछ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये जो झटका लगा, फिर हमारी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट उठी और फिर हमने दुनिया को दिखाया, अपने आप को स्टैब्लिश किया हमने। तो ये जो हुआ अच्छा हुआ, कह रहे हैं जो ईश्वर करता है अच्छा हो करता है। ये तो मैं इसको ओवरऑल सिचुएशन को ऐसे देखता हूँ जी। आज तो मैं देख रहा था कि केवल डोनाल्ड ट्रंप की जो कॉल आई प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर, उसके बाद से तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, इटली के प्राइम मिनिस्टर, टेक कंपनियों के सीईओ, कई देशों के राष्ट्र प्रमुख, हमारे यहाँ का पूरा बॉलीवुड जिसको गैंग में कहता हूँ, वो सब सब एक लाइन में लग करके जो है प्रधानमंत्री को बधाइयाँ दे रहे हैं। और एक तरीके से कहना चाहिए कि एक ऐसा वातावरण बन गया है पूरे पूरे पूरी दुनिया में कि डोनाल्ड ट्रंप अब खुद भी सोच रहे होंगे कि किससे पंगा ले लिया भाई। और दूसरे, जो हमारे यहाँ का एक प्राणी है, वो कह रहा था कि नरेंद्र सरेंडर। ये तो उल्टा हो गया सारा कुछ। अब तो ट्रंप साहब सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के सारे प्लान फेल हो चुके क्या? नहीं, सारे प्लान नहीं फेल हुए ओंकार जी। नंबर 1 और 2 फेल हुआ है, तीसरा उसने चला दिया है। ये अगर मैं कह रहा हूँ नहीं चला ना, तो एक और आएगा। आप देखिए, आप घर से निकलते हैं ना किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, तो आप भी रास्ते सोचते हो कि यार उस रास्ते से रश होगा तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। हम डे टू डे लाइफ में कभी होता है घर से निकले पर्स घर में रह गया, तो बोले वापस जाना, बोले अच्छा अच्छा मेरे पास तो यूपीआई है काम से। तो सुपर पावर है वो, उसने एक गेम खेली। हाँ, इसी गेम में अगर आप देखें, अगर चाइना 90 दिन की हड्डी लेके बैठ जाता और रशिया को यूरोप सौंप के आया था अलास्का में जाके, वो भी चुप करके बैठ जाता और हमारे फेवर में बात ना करता, क्योंकि चाइना और रशिया ने पहली बार भारत के सपोर्ट में ओपनली बात की अमेरिका के खिलाफ, बिल्कुल, तो हमारे बिल्कुल। पर प्रेशर थोड़ा और बनता। तो ये जो नरेंद्र सरेंडर वाली बातें करते हैं, उनको जान के खुशी होगी कि कल सीपीआईएम ने सरेंडर कर दिया, अपने हथियार छोड़ दिए, बिकॉज उनका जो चाचा है या दादा जो चाइना है उससे हमने हाथ मिला लिया, तो इनको भी लगता है कि अब पीछे से पैसा नहीं आएगा। तो सरेंडर तो वो कर गए। डेड इकोनॉमी यही होता है। आप जब अपने देश की कहते हैं ना खिल्ली उड़ाना चाहते हो, और उसके लिए आप अपने प्रतिद्वंदी या एडवर्सरी के लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हो, उधर वो कह रहा है डेड इकोनॉमी, हमारे वाला शुरू हो गया डेड इकोनॉमी। आज वो कह रहा है कि आई वांट टू डील विद यू, तो इसकी जुबान नहीं खुल रही। तो इसलिए कहते हैं ना, जो भी आप बोलो, जो भी क्लेम करो, ऑर्गेनिक सही करो, सच करो। आप फालतू के जो, क्योंकि ट्रंप ने वोट थोड़ी लेने यहाँ पे। ट्रंप ने झूठ बोला, मैंने सीज फायर कराया, हमने मना किया, पाकिस्तान ने मना किया, हमने तो पार्लियामेंट में दिया। ट्रंप ने बोला डेड इकोनॉमी, और हमने दिखाया कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ट्रंप ने इंडिया से वोट थोड़ी लेने हैं, लेकिन उस ट्रंप की लैंग्वेज को बोल के अगर हमारे यहाँ अपोजिशन का एलओपी वही लैंग्वेज दोहराता है, तो वो फिर अपना पॉलिटिकल सुसाइड कर रहा है।
उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, लोग क्या बोलेंगे, वो उसकी अब उसी को संभालना है। ये मुद्दे बनेंगे नेक्स्ट इलेक्शंस में, ये नारेबाजी होगी और होनी भी चाहिए। आप हम देश का मजाक उड़ा रहे हो प्रधानमंत्री को, तो चलो आपकी जो पॉलिटिकल राइवलरी है देश का, तो मत ऐसे करो आप। लेट्स सी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ताकत के रूप में उभरे हैं। एक दौर था, अभी की बात है, ज्यादा पीछे की जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं ट्रंप ने भारत को एक ताकत मानने से इनकार कर दिया था। वो कह रहे थे कि दुनिया में तीन ही ताकत हैं, अमेरिका, चीन और रूस। एक अपमानजनक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की थी। लेकिन चाहे बर्थडे ही हो, एक ऐसा मौका, 75th एक स्पेशल फिगर, ये अंक होता है किसी के जीवन में। और नरेंद्र मोदी का तो जीवन एक ऐसा है कि जो बहुतों के लिए प्रेरक बनता है। तो दुनिया भर से जिस तरह के संदेश आए हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज गया है व्हाइट हाउस में और इनके जोकरों के समूह तक के, आप जिस भारत को मतलब शो कर रहे हैं अपने प्लान के तहत ही, कि वो आपकी नज़र में कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप इस तरह की बातें करें, तो एक मैसेज तो गया है इसका। थप्पड़ लगा है उस बात पे, अगर आप आते हो तो थप्पड़ से कम थोड़ी है। देखिए, इन्होंने हमें जब ये बातें बोली, अब आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इसलिए बोली कि हम पहले झुकते रहे इनके सामने। जी। एलसी, कारगिल के टाइम पे एलसी क्रॉस नहीं करनी, ये हुक्म कहाँ से आया, क्यों आया? ठीक है, न्यूक्लियर ब्लफ था, लेकिन बोला गया ना, फोन आया क्लिंटन साहब का और हम सुनते रहे। इंदिरा जी को 15 मिनट खड़ा रखा था व्हाइट हाउस के बाहर निक्सन ने। कैनेडी ने कहा था कि मैं आपको 62 में जो मार पड़ी है, अभी मैं आपको जहाज देता हूँ, पहले आप चाइना पाकिस्तान को कश्मीर का हिस्सा काट के दे दो, और हम तैयार हो गए थे। तो हम झुके हैं हिस्टोरिकली। लेकिन फिर वो है कि किसी को अब इतना झुका दो, इतना रगड़ दो, 1000 साल दबा के रखो, कहीं ना कहीं वो ऊपर आता। तो वो जो ऊपर आने वाला जो पॉइंट था ना, वो अमेरिकन को पढ़ना चाहिए था कि ये वो भारत नहीं है जो आज से 20, 25, 30 साल या 91, 92 का भारत है, जब हमारा सोना किसी के पास गिरवी पड़ा था। ये वो थोड़ी सी मैं आपसे एग्री करता हूँ। बाकी एक बात आप ये देखिए कि ये जो तीन पावर्स हैं, अमेरिका हमेशा सुपर पावर की बात करता है अपनी, वो मल्टी जिसको प्लेयर कह लो, या मल्टी पावर पॉइंट जो हैं वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब वो बोल रहा है कि हम तीन ही पावर्स हैं, तो एक अमेरिका के बीच में प्लान, ये भी हमने Q2 G2 सुना था, जहां एक अनऑफिशियल डिवीजन सी होने की, कि वेस्ट को हम देख लेंगे, ईस्ट को तुम देख लो। ये प्लान काफी र्यूमर्स में, विस्पर्स में, न्यूज में आया है। लोगों ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि चाइना के साथ आधा आधा दुनिया को बांट लें और चाइना रशिया जो इकट्ठे हो जाए। अगर मैं अभी चाइनीज बन जाऊं, मैं शी जिनपिंग हूं, मैं क्यों अमेरिका की बात मानूं? अब मेरे में ताकत है कि मैं पूरी दुनिया को काबू कर सकता हूँ। और बिल्कुल। रशिया साथ में और भारत साथ में अगर खड़ा हो गया, तो फिर तुम्हारे सामने खड़ा ही कौन होगा? 40% पॉपुलेशन यहीं पे आ गई सारी, और 40% से ऊपर जीडीपी यहाँ होगी दुनिया की। तो वो उन्होंने मिसरीड तो किया, उभरते भारत को मिसरीड किया, हमारे नेशनलिज्म को, जिनको टॉन्ट मार मार के, वही वॉशिंगटन पोस्ट, वही वॉल स्ट्रीट जर्नल जो ट्रंप के खिलाफ भी लिखती है, वो हमारे खिलाफ भी लिखती रही। लेकिन एज अमेरिकन आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अगर सुपर पावर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आपकी टीम है, तो पढ़ना चाहिए था कि भारत वो बदल चुका है। वो उसमें उनसे गलती हुई, और ये Q2 की जो गोली खिलाने की कोशिश की, अमेरिका ऐसे 10 साल पहले ये कोशिश करता तो चाइना मान लेता। तो 10 साल पहले चाइना अभी स्टेबल हुआ था, अमेरिका अभी भी सुपर पावर था। आज चाइना अपने आप को अमेरिका से ऊपर मानता है। उसका रीजन ये है कि कई चीजें इंडिकेटर्स होती हैं। आज पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है। चाइना सबसे बड़ी, उसके पास फॉरेक्स, आई थिंक $4 ट्रिलियन का उसके पास वर्थ सोना और फॉरेक्स है। जितने पीयर रिव्यू किसी देश डेवलपमेंट हो, उस देश की जो डेवलपमेंट को चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप देखो कि इस देश में से आइडियाज कितने निकल के आ रहे हैं, साइंटिफिक आइडियाज। तो जो पेपर्स लिखे जाते हैं इंटरनेशनली एक्लेम्ड मैगजीन्स में, और जो पीयर रिव्यू होते हैं, जिसको बिरादरी मानती है कि हाँ ये बंदा लिख रहा है फिजिक्स का, सही लिख रहा है। एक जमाना था कि अगर 100 पेपर लिखे जाते थे साल में, तो उसमें से 98 से 99 अमेरिकन लिखते थे, और एक आधा कहीं आगे पीछे से आता था।
आज 100 में से 70 से 80 चाइना लिखता है, चाइनीज स्कॉलर लिखते हैं, और अमेरिका 8-10 पे आ गया और हमारे जैसे भारतीय भी लिखने लगे। तो एक जी जी। बदलती हुई जो रूपरेखा है उसमें चाइना क्यों क्यू2 या जो भी ड्रामे क्यों जाए। तो वो भी एक डिवाइड एंड रूल का था कि तीन तीन कंट्रीज हैं, ये नहीं मानने के लिए तैयार, ये कहते हैं हमारा एक अपना एक्सिस है। आई ओनली होप कि हमारा थोड़ा सा ठीक रहे चाइना के साथ फॉर फ्यू ईयर्स, उसके बाद हमें चाइना की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है। जी। अब क्या होगा अजय जी? ट्रेड डील सिरे चढ़ेगी? अ, चलिए जी। अमेरिका को पता है कि हमारी किन किन सेक्टर में हमारे ऐतराज हैं, हमारे रिजर्वेशंस हैं। क्या उन सेक्टर को ओवरलुक किया जाएगा? अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका तो घाटे में जाएगा, क्योंकि उसकी तो सारी उम्मीद एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी और तमाम ये थे। और जो उन्होंने अपने किसानों को आश्वासन भी दे रखे थे कि एक, चलो चाइना के दरवाजे बंद हुए हैं तो एक तरीके से एक और बड़ी आबादी वाले भारत के मार्केट खुल जाएंगे हमारे लिए, लेकिन वो तो होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। इसमें एक चीज और जोड़िए, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य वचन बोला। इसमें एक चीज आप और जोड़िए, उसमें अमेरिका की हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि इन्होंने अपने प्रेसिडेंट पहले भी मारे हैं, एक जख्मी हुए 4 मार दिए थे। तो ये माना जाता है अमेरिका में कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है वो हमेशा ये फील करता है कि वो कभी भी मारा जा सकता है। किसके द्वारा? डीप स्टेट। अब अमेरिका की डीप स्टेट दुनिया भर में रिजीम चेंज करवाती है, सब करवाती है, लेकिन भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। और डीप स्टेट हम किसको बोलते हैं? अमेरिकन डीप स्टेट को। जैसे हम भारत की डीप स्टेट, हर पहली बात हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा, हर देश की अपनी डीप स्टेट होती है, अपनी अपनी औकात का फर्क है। अमेरिका डीप स्टेट पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, हमारा जो डीप स्टेट है उसका एक छोटा सा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। और मैं इसमें मेरे को झिझक नहीं कहने में कि हमारी जो डीप स्टेट है बेसिकली जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी की है, जी जिनकी करतूतें आप देख रहे हैं। कल भी जो बात हुआ सीजीए ने का, अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे बिजनेसमैन हैं, अरबपति, बिलियनर्स हैं, जिनका वो जब भी दुनिया में कोई चेंज लाते हैं वो अपने बिजनेस को सामने रख के लाते हैं कि इसकी रजीम को गिरा दो, यहाँ पे हम हथियार बेचेंगे, इसकी रजीम को उठा लो, हम इसको शुगर निर्यात करेंगे। उन्होंने जब देखा कि ट्रंप भाई साहब जो हैं भारत की सबसे बड़ी मार्केट जो है कंजप्शन मार्केट, उसमें खलल डाल रहा है, डॉलर यहाँ पे स्लिपरी हो रहा है, और भारत एक ही देश है ब्रिक्स में जो कहता है, और ब्राजील भी टू सम एक्सटेंट, कि हमें डॉलर से कोई पंगा नहीं है, हम अपनी करेंसी में डील करेंगे, डॉलर जब जहां जरूरत पड़ेगी डॉलर यूज करेंगे। वेयर रशिया और चाइना क्लियरली बोलते हैं हम डॉलर को मारना चाहते हैं, डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। जी जी। तो उस डीप स्टेट ने क्या सोचा होगा कि ये जो कर रहा है प्लान है, जब बेवकूफ़ी है। तो जब चार्ली किर्क पे गोली चली, ये एक वार्निंग शॉट था जिसका इम्पैक्ट ट्रंप के ऊपर हुआ है। हम सब इंसान हैं, जब हमारे राइट हैंड पे जो राइट हैंड पर्सन जैसे होता है उसको को ठोक दे, चाहे वो इसराइल ने ठोका, जिसने भी ठोका, मतलब ये है बेसिकली वो एक वेकअप कॉल है। तो अब इनको कंसेशन देनी पड़ेंगी, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। हम अपने पे अड़े रहेंगे, अमेरिका खुश नहीं होगा, लेकिन ये ट्रेड डील हुई तो अब हमारे टर्म्स पे होगी, और वो उस टर्म्स को भी ऐसी स्थिति बनाने में यूएस की डीप स्टेट भी रोल प्ले करेगी। वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि ट्रेड ही बंद होकर बैठा हुआ है हमारे इंडिया के साथ, ना लेना हो रहा ना देना हो रहा। उनको तो हर जगह स्टेक्स हैं। आप जी जी। देखिए, स्टॉक मार्केट जब गिरती है वॉल स्ट्रीट में, तो उसका नुकसान आपको मेरे को क्या होता है? हमारे तो यहाँ के स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगे, तो वहाँ जिस बंदे ने अरबों डॉलर लगा रखे हैं, और यहाँ पे ट्रेड का टी को बोलता है टैरिफ का, और यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू, हमारी स्टॉक मार्केट को छोड़ के बाकी दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट नीचे को गई। जिसके बिलियन एंड बिलियन यूरोज और डॉलर्स लगे हुए मार्केट में, वो बर्दाश्त करेगा कि वो नुकसान झेले एक बेवकूफ़ के कारण? तो मुझे लगता है ये ट्रेड डील होगी, हमारी टर्म्स पे होगी, जो हमने मना किया उसमें ये ठीक है। जैसे प्रोसेस्ड फूड है उसमें, जैसे चीज़ प्रोडक्ट्स हैं टिंड वाले, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे गौ माता को काट के खाने वाले भी बहुत हैं। जी अगर हमें पता है हिंदू के वहाँ के मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी मिल्क, उसमें एक वो है नॉन वेज का तड़का। तो एज भारतीय, अगर जैसे हमने हलाल इकॉनमी, जो हलाल सर्टिफिकेशन स्टार्ट हुई थी उसके खिलाफ लोगों ने बोला, और हम अपनी आंखें खोल के रखेंगे, तो अगर हो सकता है चीज़ चूज़ वाले थोड़ी सी कुछ एग्रीकल्चर आ जाए, चॉकलेट वगैरह वो आना शुरू हो जाए। बाकी जो फॉडर है गाय को खिलाने वाला, और वो बाकी जो वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मोदी साहब ने पहले ही कहा था, वो तो अपना कह रहे थे ना, अपना नुकसान सहने के लिए तैयार हो। और आज जब अमेरिका झुक रहा है ऑब्वियसली,
तो क्यों मानेंगे? लेकिन अमेरिका को झुकाने में हमारी दृढ़ता और उसके अंदर जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है, उसको भी हमें समझना चाहिए कि उसके अंदर भी डोमेस्टिक प्रेशर उसके ऊपर है, चाहे वो डीप स्टेट कहते हैं जिसका भी। जी। पिछले दिनों कुछ विजुअल्स आए थे पाकिस्तान से, जिनमें वहाँ के प्रधानमंत्री बेवाओं को सम्मानित कर रहे थे, उनको कुछ मेडल वेडल दिए जा रहे थे, और उसमें बताया गया था कि ये पायलट की बीवी है, ये फला पायलट की बीवी है, कुछ इस तरह के विजुअल्स आए थे, कोई प्रोग्राम चल रहा था। इसका मतलब ये है कि फाइटर जेट उनके गिरे, पायलट मरे, उनकी बेवाओं को वहाँ सम्मानित किया जा रहा है, या जो भी एक प्रोसीजर होता है मिलिट्री का या सेनाओं का। लेकिन अभी एक मसूद इलियासी करके है कश्मीरी, उसका बड़ा फायरी स्पीच आया और उसमें उसने ये झोंक में स्वीकार किया कि मसूद अजहर के परिवारों के तो चिथड़े उड़ गए, उसकी बेटी मर गई, उसकी बीवी मर गई, उसका ये मर गया, उसका वो मर गया। इसका मतलब ये है कि जो लोग यहाँ पर रायता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री से लेकर के हमारी सेनाओं तक को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा पाकिस्तान की सीमा से ही लग रहा है। दूसरा, जो फील्ड मार्शल बनकर के बैठ गए थे, इतनी बुरी हार के बावजूद जो घुटनों पर आ गए थे और फिर भी फील्ड मार्शल बनकर के बैठ गए, उनके लिए भी एक तरीके से ये डूब मरने के लिए के क्षण हैं, एक तरीके से, कि वहीं के लोग जो हैं बता रहे हैं ये सब कुछ। ये जो चीजें बदल रही हैं इस समय, और जो आपने अभी बताया कि भाई कुछ भी हो सकता है अगर जनरल असेंबली में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जाएं और वहां उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो, तो कुछ ऐसा हो जाए कि जिसके बाद भारत पाकिस्तान का भुस भरते हुए दिखाई दे और उसका नक्शा बदलते हुए दिखाई दे। ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें जो कुछ नादान लोग इधर उभरे हैं और जो इकोसिस्टम के हीरो हैं एक तरीके से, उनको थोड़ी बहुत अकल आएगी या नहीं आएगी, या सिचुएशंस कुछ बदलेंगी? ओमकार जी, जब हम राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं ना, मजाक में हम सब भी पप्पू कहते हैं, पर अगर हम ये माने कि बेवकूफ है तो शायद हम गलती कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चालाक और श्रूड बंदा है, चालबाज। अक्ल आनी चाहिए। आप देखिए ये जो कल परसों का स्टेटमेंट आया हुआ है कि भारत ने थर्ड पार्टी मीडिएशन से मना कर दिया, और ट्रंप का जो हुआ तो उसके बाद चुप करके बैठे हुए हैं, कोई आवाज इनकी निकल नहीं रही। मणिपुर में प्रधानमंत्री जी को फोर्स करके भेजा, जाओ जाओ जाओ, और प्रधानमंत्री जी वहां लंबा सा रोड शो करके आगे, पूरा मणिपुर में घूम के आगे एक्चुअली। तो डेढ़ हम भी घंटे अपना की यात्रा, 1.5 घंटे की यात्रा सड़क से की, बारिश हो रही वो थी, भी। जी। हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, और जी बहुत सेंसिटिव एरिया से वो 1.5 घंटा पैदल, मतलब सड़क मार्ग से गए वहां। बिल्कुल, जहाँ पे माइंस का खतरा, बिकॉज देखो लास्ट बिल्कुल, मिनट की बात थी। पहले बिल्कुल। बताओ कि वो आएंगे तो 10 दिन उस इलाके वो हम सब समझते हैं। तो और हमारी जो सीनियर कमांडर्स हैं, चाहे वो एनएसए हैं, चाहे आर्मी के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, सारे के सारे कलकत्ता में थे कल परसों। तो हम भी सिग्नलिंग दे रहे हैं। इससे पहले ये बड़ा मूव हो, हमारे ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको अभी ही समझ आ जानी चाहिए, और मेरे को लगता है उनको समझ आई हुई है कि अब हम कुछ मुंह खोलेंगे। ठीक है, अभी इलेक्शन का टाइम है, बिहार के इलेक्शन चलेंगे, थोड़ा सा गंद मचेगा, बंगाल का इलेक्शन, यूपी का आ जाएगा 1 साल के बाद, तो वो तो चलता है। लेकिन इनको भी इतनी समझ है कि हवा किस तरफ चल रही है, बेबस हो रहे हैं कि करें क्या। अभी ये जो आपने बात की कि ये हम जो डीप स्टेट की बात कर रहे थे, और ये जो लोग बातें करते हैं कि जो पाकिस्तान जो स्टेटमेंट दे रहा है और कल को पाकिस्तान वहां पे रहना है, उसमें आप ये भी देखिए पाकिस्तान की डील मुझे क्यों लगता है कि हमारे साथ होने वाली है, और ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू होगा और 4 एक घंटे में पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा मिलिटरली। पूरे देश को आप नहीं उड़ा सकते जब तक न्यूक ना मारे। हमने बेसिकली उनकी फौज तबाह करनी है, वो 4 घंटे का काम है, जो हमने करके दिखाया था 10 तारीख को भी। तो ये क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान अभी अरब कंट्रीज को बोल रहा है कि चलो इसराइल से लड़े, जिसको लोग इस्लामिक नेटो का नाम दे रहे हैं। अरब कंट्रीज ने, गल्फ कंट्री जो काउंसिल है उनकी, जीसीसी, उनकी परसों मीटिंग हुई, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बुलाया।
ये पहुंचा बाद में नवाज शरीफ वहां पे, क्योंकि अरब तो पाकिस्तानियों से अपनी टॉयलेट साफ करवाते हैं, वो तो उनको मुसलमान मानते ही नहीं, ये जो मर्जी जी करें। लेकिन क्योंकि सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर है, सो कॉल्ड इनके पास आर्मी है, कि सऊदी के पास पैसा है, आर्मी नहीं है, कतर के पास बहुत पैसा है, सबसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन आर्मी बिल्कुल नहीं है, वहाँ अमेरिकन बैठे हुए हैं। तो ये पहुंच गए भाई साहब कि चलो करते हैं इसराइल को सीधा। पर तुम इन अरब देशों को क्या बचाओगे, वहाँ तो ऑलरेडी अमेरिका के अड्डे हैं, और अमेरिका बिल्कुल। के अड्डे होने के बावजूद अमेरिका से पूछ के इसराइल आके वहाँ बॉम्ब फेंक के जाता, तुम क्या करोगे? लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, जो अगर आप इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसराइल को पाकिस्तान से नफरत आज की नहीं, 1970 उस टाइम की है, जब इसने न्यूक्लियर की खबरें बननी शुरू हुई, हमें बोला था उड़ा देते हैं, हम नहीं उड़ा पाए। और अमेरिका ज्यूज कंट्रोल करते हैं। चार्ली किर्क ने पूरी जिंदगी ज्यूज का सपोर्ट किया, लास्ट वाले महीने में उसने चूं चूं करनी शुरू की थी, और बीबी नेतन्याहू से भी उसने कुछ थोड़ी सी बातें आर्गुमेंट किया था, वो उसने अपनी लाइफ के साथ पे किया। तो ये मुझे मेरे हार्ट ऑफ हार्ट कह लीजिए, बैक ऑफ माइंड मेरे ये बात आती है कि अगर ऐसा एक सौदेबाजी होनी है न्यूयॉर्क में, उसमें इसराइल का भी एक बहुत बड़ा हाथ होगा। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान जैसे बक बक कर रहा है ना, और हम सबको पता है कि हमास में, ईरानियन मिलिशिया में, हिजबुल्लाह में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो एज ए मिशनरी वहां जाते हैं, सॉरी मर्सनरी जाते हैं, पैसे के लिए लड़ते हैं। HTS जो सीरिया में बैठा है उसके अंदर पाकिस्तानीज हैं, और इसराइल को इन सब चीज़ों से नफरत है। इसराइल की जी टर्की से भी टेंशन चल रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बोथ इंटरनेशनली और नेशनली, डोमेस्टिकली हमारे बहुत ज़्यादा तेज चीज़ें बदल रही हैं, और अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे अंदर वाले, तो फिर भुगतेंगे। क्योंकि अब ये सरकार उस मौके पे पहुंची हुई है ओमकार जी, कि अब ये अपीज करने के मूड में नहीं है। अगर आप असम के एक स्लिप ऑफ टंग जो हेमंत साहब का हुआ कि 4 लाख हमने उठा के उधर फेंक दिए हैं ऑलरेडी, बहुत नंबर होता है 4 लाख। हम मानते हैं कि यहाँ बहुत 4 करोड़ हैं, लेकिन अगर एक स्टेट से उठा के 4 लाख बाहर फेंके हैं, तो हम समझ सकते हैं आने वाली चीज़ों के इंडिकेशन क्लियर है। जी बिल्कुल सही है। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। नमस्कार।